नमस्कार। साहित्य हो या कला की कोई भी विधा, उसे प्रचार देना हो, प्रसार देना हो या सहेजना हो, उसमें कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान तो रहता है, लेकिन आर्ट प्रमोटर्स का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। वैसे तो कई सरकारी संस्थाएं हैं जिनका ये दायित्व बनता है कला को, साहित्य को प्रमोट करना, लेकिन कुछ निजी संस्थाएं या व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रयास रहते हैं इस दिशा में। अस्तित्व के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी ही शख्सियत से जिन्हें कल्चरल और सोशल एक्टिविस्ट कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जो द परफॉर्मर अपनी एनजीओ के माध्यम से भी यह दायित्व बखूबी निभा रही हैं। ऊर्जा सलाथिया जी, मैडम आपका एक्सेटर स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार एंड थैंक यू। मुझे याद आता है कि काफ़ी वर्ष पहले मैंने आपको देखा था एज आर्टिस्ट। मुझे लगता है कि कला के दरवाजे जब खुले आपके लिए तो एज आर्टिस्ट ही खुले होंगे मेरे ख्याल में। आप रंगियों के साथ मैंने आपको देखा था परफॉर्म करते हुए एक प्ले। जी हाँ, मैं रंगियों को आज भी अपना परिवार मानती हूँ और मैं बहुत ग्लैड अपने आप को समझूंगी, बड़ा बड़ा ऊपर वाले का आशीर्वाद समझूंगी कि मैं रंगियों के साथ जुड़ी और मुझे रंगियों तक का जो सफ़र तय करना पड़ा वो कवि रतन जी ने मुझे खोजा कॉलेज टाइम में। जिन्हें भीष्म पितामह कहा जाता है। हाँ, जिन्हें भीष्म पितामह कहा जाता है, और उनकी नज़र कॉलेज में ही मुझ पे पड़ी। हालांकि मैं एज ए डांसर ही काम कर रही थी। अच्छा। और डांस करते करते फोक स्कूल टाइम से ही लगे हुए थे। अच्छा, आपको बचपन से शौक था? जी हाँ, शौक था। तो टीवी में देखते देखते स्कूल तक पहुंच गए और स्कूल से कब डांस तक पहुंच गए, कब अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करने लगे, फिर कॉलेज तक पहुंच गए और कॉलेज में डिस्प्ले टैलेंट में पार्ट करते करते डांस का कवि रतन जी की मेरे पे नज़र पड़ी और उन्होंने कहा मुझे यही चाहिए। और मैंने 3 साल मेल करैक्टर ही जो है वो पार्टिसिपेट किया है डिस्प्ले टैलेंट में। और हमेशा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी लिया है। जी। तो आपको ये शौक बचपन से था, लेकिन उसके बाद आपको सोशल वर्क का भी शौक पड़ा है, ये भी बचपन में था? सोशल वर्क अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है वो मेरे कहीं ना कहीं जीन्स में है, ब्लड में है। हालांकि मैं बड़ा छोटी थी, मैं 4th स्टैंडर्ड में थी जब मेरे फादर एक्सपायर हो गए। लेकिन उनका जो ग्राउंड लेवल पे काम था, जो लोगों को वो हेल्प करते थे, तो शायद वो कहीं ना कहीं चीज़ थी, क्योंकि एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय होके भी अपने गाँव के लोगों को बहुत प्यार करना या उनके लिए सोचना या किसी ज़रूरतमंद को जॉब देना या किसी साधु संतों के लिए मंदिर बनाना उस टाइम पे भी। अच्छा। तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जीन्स और ब्लड में होगा, जो अपने आप ही मुझसे होता गया। अच्छा। मेरे ना तो मेरे को डांस लाइन में कोई था कि जो मुझे गाइड करता कि आप इस तरह से चलो, ना ही कोई सोशल लाइन में था कि आप इस तरह से चलो। ऊपर वाले ने मुझे जो दिया मैं करती गई और एक्सेप्ट, हाँ, मैं अडॉप्ट करती गई कि अच्छा मिलेगा तो ब्लेसिंग्स, नहीं अच्छा मिलेगा तो लेसन। तो वो मैं करती वही लेसन से आदमी भविष्य में और बेहतर करता भी है। जी, और आज तक मैं कर ही रही हूँ। तो आपको कब ख्याल आया कि मुझे एक एनजीओ बनानी चाहिए और आपने परफॉर्मर ग्रुप बनाया फिर? जी हाँ, इसकी भी एक कहानी है, क्योंकि जब मैं लगातार काम कर रही थी और मैंने इनफैक्ट एनएसडी के द्वारा पांडी भी किया है। अच्छा। और बहुत सारे नेशनल प्रोग्राम्स एज ए डांसर भी किए हैं, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। तो उस वक्त उसी बीच 2008 में जब मेरी शादी हो गई तो थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया। अच्छा। और मेरा ब्रेक रहा कोई 2-2.5 साल रहा। अच्छा। उस बीच में जो उस वक्त डांसर्स थी वो सब मेरे घर आई। अच्छा। और उन्हें शायद कोई विश्वास, कोई उम्मीद होगी। और उस वक्त मोस्टली, आप भी इसी लाइन से हैं, आपको पता होगा कि मेल कोरियोग्राफर ज्यादा थे। डोमिनेशन आर्ट एंड कल्चर में हमेशा रही है। मेल ग्रुप ज्यादा थे, फीमेल्स बहुत कम थी। तो जब वो लड़कियां, बड़ी अच्छी अच्छी डांसर्स लड़कियां, जब वो, मैं भी नाम नहीं लूंगी, जब वो आई तो वो किसी ना किसी ग्रुप के साथ जुड़ी थी। अच्छा। बट शायद खुद को इनसिक्योर फील कर रही होंगी। तो जब वो 2-3 बार घर पे आई तो मेरे ही हस्बैंड ने बोला कि अगर ये इतना मान दे रही है, आ रही है, करना तो कुछ बड़ा करो, कुछ बनाओ। तो मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। अच्छा। तो उसमें जैसे उस वक्त एनजीओज की वेरिफिकेशन और इतना सब, इतना वक्त लग जाता था, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और वहाँ से द परफॉर्मर्स का जो सफ़र है वो स्टार्ट हुआ। और तब से स्टार्ट ही, और वो पहला ऐसा बना जिसमें मॉडलिंग भी रही, जिसमें डांस भी रहा, जिसमें थिएटर भी रहा। तो वो सारा एक कंबाइंड पूरा ग्रुप बना। तो आज मुझे लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बने हैं, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं।
आप क्या समझते हैं कि इन ऑर्गेनाइजेशंस को जो फंडिंग होनी चाहिए वो होती है क्या? क्योंकि जैसे आप मल्टीपल लेवल पे काम कर रही हैं जी तो उसमें प्रोत्साहन भी मिलता है रीजनल टैलेंट को, जी लेकिन हर एनजीओ को चलाने के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है। जी नहीं, एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट करा था उससे पहले ग्रांट्स मिलती थी और मुझे उसके लग बाद रहा ज़्यादा है टफ हो गया। 2011 से तो मुझे लग रहा है ग्रांट्स टोटली बंद हो गई हैं। और फिर उसके बाद जो ग्रुप्स रजिस्टर्ड हुए और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से कुछ प्रोजेक्ट्स निकले, उन प्रोजेक्ट्स की जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए थे, वो आज की डेट में भर रहे हैं और लोग काम कर भी रहे हैं। और इस बीच में बहुत सारी ऐसी एनजीओज हैं जो सिर्फ शायद पैसे के लिए ही वो एनजीओज बनी, ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किया, तो कुछ तो ब्लैक लिस्ट भी हुई। जी। अब जैसे कलाकार हैं, आज क्या हो रहा है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि ग्रुप ज़्यादा बनते जा रहे हैं और कलाकार जो हैं, जो एज ए परफॉर्मर आर्टिस्ट है, वो कम होता जा रहा है। वो क्यों? मतलब ऐसे तो आप पत्थर उठाए हज़ारों निकलेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चीज़ें लैक हो रही हैं। वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक डांस ग्रुप लिया, डांस ग्रुप में हमने 10 आर्टिस्ट रखे, उन 10 में से ही नेक्स्ट उन्हीं में से कोई एक और 10 का ग्रुप लेके वहाँ पे प्रोग्राम कर तो रहा आर्टिस्ट वही होंगे, हाँ, रिपीट हो आर्टिस्ट वही जाएंगे। होंगे। और हम ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई आर्टिस्ट इसी लाइन में जाना चाहता है, लेकिन उसके सिर्फ नाम से ग्रुप ना बनाया जाए, उसे ये बोला जाए कि तुम रजिस्टर करवाओ। क्योंकि जो एनजीओज रजिस्टर्ड हो गई, वो अपने पेपर वर्क भी कर रही हैं, Audit रिटर्न्स है, भी भर proper रही audit है, हैं, बिल्कुल। हाँ है ना, सब कुछ कर रही हैं। फिर उनके पास क्योंकि काम इसलिए कम होता जा रहा है क्योंकि एक डांसर उठ रहा है और उसी डांसर का ग्रुप बना के आगे फंड्स पेश फिर किया जा मल्टीप्लाई रहा है। हो रहे हैं, बंट रहे हैं फिर फंड्स। फंड्स भी हो रहे हैं और डांसर डांसर बन के भी काम कर रहा है, डांसर ग्रुप वाइज बना के भी काम कर रहा है, और जो एनजीओज, जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं, जो अपना पूरा पैसा भी लगा रही हैं, टाइम भी लगा रही हैं और उस टाइम से अब तक स्ट्रगल कर रही हैं, उनको काम कम मिल रहा है। तो वो रोस्टर नहीं बन पा रहा, क्योंकि वो जो दिक्कत है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आर्टिस्ट तो निकल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, ग्रुप्स भी बन रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो सिस्टमेटिकली नहीं बन रहा, फंड्स जिससे भी क्लैश बहुत बिल्कुल ज़्यादा हो बिल्कुल। रहा है। अगर हम जम्मू में मंच की बात करें, जैसे आप एनजीओ चलाती हैं तो जाहिर सी बात है आप मंच प्रदान करती हैं। ऑफिशियली अगर मंच देखा जाए तो यहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो, जी आर्टिस्ट की बात करता हूँ, उसके बाद एकेडमी आ जाता है, जी। टेलीविज़न आ जाता है। जी टेलीविज़न बंद पड़ा है, जी एकेडमी एनुअल ड्रामा फेस्टिवल ही करती है, जी और आकाशवाणी में अब बजट की बहुत ज़्यादा कमी है। जी। तो आर्टिस्ट फिर कहाँ जाएं? देखिए, मैं आप एक डिपार्टमेंट, इनफैक्ट 2 डिपार्टमेंट्स भूल गए, जिसे एक सॉन्ग टूरिज्म। ड्रामा डिवीजन भी कहा जाता है। टूरिज्म तो फिर भी काम कर रहा है, और एक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। पहले क्या था कि कलाकार के पास ये जो 5-6 डिपार्टमेंट्स थे, वो सब जगह काम कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा ही चाहे मिल रहा था, लेकिन हर एक जगह चलो एक involved डिपार्टमेंट थे। एक बार रहा है, हाँ, दूसरा दे रहा है, ऐसे। हाँ, हर एक जगह इन्वॉल्व हो रहे थे। सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न कुछ और डिपार्टमेंट बन गया, ऑडिशंस होना नहीं होना, कब होना, कलाकारों को किन को काम मिल रहा है, कोई उनका कोई अता पता नहीं है। लेते हैं ऑडिशंस, लेकिन सबको काम नहीं मिल रहा। इंफॉर्मेशन का हाल भी दूरदर्शन वाला हो गया है। दूरदर्शन में पहले बड़ा अच्छा काम होता था, और मुझे याद है कि जब दूरदर्शन का एक बार मसला बना था कि हिमाचल में इक्विपमेंट्स जा सारे रहे हैं, भेजेंगे, बिल्कुल। तो मुझे याद है कि मैंने एक चैनल था, उसने मुझे कहा कि आप प्लीज़ एक स्टोरी लाइव डाल दें, और वो मेरा लाइव बहुत चला। मैंने वो वीडियो और वो शेयर बहुत हुआ, और उस वक्त डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जी ने दूसरे दिन ही उसका एक इम्प्लीमेंट निकाला कि नहीं हम ये करेंगे, लेकिन वो बोला तो गया, लेकिन वो चीज़ आज तक नहीं हुई। तो हम तो वो बच्चा बन गए हैं जिसको हर बार रोके ही, जैसे बच्चा माँ से दूध पी मांगता है रो रो के, वही हमें एक एक चीज़ रो रो के हमें मांगनी पड़ रही है, अपने ही राइट्स के लिए मांगनी पड़ रही है। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि अभी भी आप पीछे, हाँ, लेकिन हम पीछे नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंटों ने हमें पीछे करके रखा हुआ है। कलाकार कहाँ जाएगा, आप मुझे बताएं। ना उनकी कोई पॉलिसीज़ हैं, ना उनकी डेथ के बाद कोई सिस्टम है। हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आज कोई कलाकार बीमार हो जाए जो फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है, तो मैंने बहुत बार मैंने सबसे कंट्रीब्यूट करके
उनको कोशिश करी है कि वो चीज़ जो है वो उनको हम थोड़ी सी हेल्प कर उपलब्ध हो सके। पाए। बट कितनी बार कि आज इतनी महंगाई है, हर एक है तो बेसिकली सब कलाकारी है, तो कोई कितना ही किसी को हेल्प कर सकता है और कितनी बार कर सकता है। तो वो कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए जो कि पॉलिसीज नहीं है, जो हम हर बार बोलते हैं कि प्लीज़ ये पॉलिसीज करें। चाहे वो लोकेशन आप देखिए, मुबारक मंडी हमने जाना हो, ठीक है, एक तो हम मतलब काम भी करें, प्राइवेटली काम करें, फिर हम उस लोकेशन उस वेन्यू का पैसा भी भरें। प्राइवेट हो तो चलो हमें समझ आता है, प्राइवेट वाले हमें सपोर्ट करते हैं, वो हमें फ्री स्पॉन्सर कर देते हैं, ठीक है, हम उनका नाम दे देते हैं, वो भी खुश, हमारा भी काम नहीं। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में हमें पे करना पड़ता है, 1 घंटे के लिए भी हमें पे करना पड़ता है। जम्मू में आप समझते हैं कि आर्ट प्रमोटर्स की कमी में, ये मैं ऐसे कहना चाहूँगा कि क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम सरकारी संस्थाओं पर ही डिपेंडेंट रहें, लेकिन जो राज्य या जो भी शहर जहाँ पे कला फलती फूलती है, कलाकारों को प्रोत्साहन मिलता है, वहाँ पे सरकारी संस्थाओं के अलावा प्राइवेट जो आर्ट प्रमोटर्स हैं वो स्पॉन्सर करते हैं काफ़ी। जम्मू में कॉरपोरेट्स तो हैं, इंडस्ट्रीज़ भी हैं, क्या CSR के अंतर्गत आर्टिस्ट को फंडिंग उपलब्ध नहीं होनी चाहिए आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए? बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, चाहे इलेक्शंस हो जाए, चाहे कोई अवेयरनेस प्रोग्राम हो जाए, चाहे करप्शन को लेकर हो, ड्रग्स को लेकर हो, किसी भी चीज़ को लेकर हो, बुलाया कलाकार ही जाता है। अगर सबसे अच्छी कोई एडवर्टाइजमेंट है तो वो माउथ एडवर्टाइजमेंट है, वो परफॉर्मिंग एडवर्टाइजमेंट है, और हमेशा कलाकारों को बुलाया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पिछले दिनों भी जब इलेक्शंस थे, बुलाया गया, तो जम्मू के कलाकारों को वो रेट दिया गया कि जो मैक्सिमम को ना करनी पड़ी। अच्छा, क्यों? क्योंकि बाहर के आर्टिस्टों को उन्होंने बुलाया और बाहर के आर्टिस्टों को उन्होंने कम पेमेंट करी और उन्होंने हाँ कर दी। अच्छा, उन्होंने हाँ कर दी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि बाहर वालों ने आके यहाँ पे काम किया उस कम बजट में, लेकिन अपने लोगों को आप थोड़ा सा भी एक सिंगल पैनी नहीं आप बढ़ा के काम दे सके। फिर उस बीच में उन्हीं ग्रुप्स ने काम किया जिनको ये उस तरीके से उनको एडजस्ट किया होगा कि चलो 2 की जगह आप 4 कर लें, लेकिन बाहर वाले को आना ही क्यों दिया? आप सोशल वर्क भी कर रहे हैं, आप कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हैं, क्या आप ये समझती हैं कि जम्मू में हम लोगों में एक बहुत बड़ी दिक्कत है? क्योंकि बाहर की सिटीज़ में, बाहर के राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, बाहर की कम्युनिटीज़ की बात कर लेते हैं, वो क्या करते हैं कि एक दूसरे को प्रमोट करते हैं, और आर्टिस्ट को, जैसे आपने माउथ पब्लिसिटी की बात की, तो माउथ पब्लिसिटी भी चाहिए, प्रमोशन भी चाहिए। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जम्मू वालों में एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि जब तक हम लोग अपने ही लोगों को प्रमोट नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है राजू जी कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब तक हम लॉबियों में बंटे हैं ना, जब तक हम लॉबियों में बंटे हैं तब तक ऐसा ही सिस्टम रहेगा। हम किसी भी लिहाज से पीछे नहीं हैं। आप टैलेंट को लेके तो कहीं भी पीछे नहीं है, और इस वक्त इतनी प्रोडक्शन हाउसेज आ गई हैं, वो भी काम कर रही हैं, ऑडिशंस हो रहे हैं, हमारे कलाकार यहाँ भी काम कर रहे हैं, बॉम्बे में भी काम कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट चंद लोग ही कर रहे हैं। आपने देखा होगा, हम अक्सर बोलते हैं कि हम डोगराज पीछे हैं, लेकिन कश्मीरी देखो आगे हैं। मेरी अपनी आंखों देखा हुआ एक वाक्य है, मैं बताऊंगी कि अगर कोई डोगरा किसी प्रोग्राम के लिए किसी ऑफिसर के पास जा रहा है और कोई वहाँ बैठा है काम लेने के लिए, तो दूसरा बोलेगा कि नहीं सर, इसको कुछ नहीं आता, इसको ना दें आप। वही तो बात कर रहा हूं, प्रमोशन की बात। कश्मीरी होगा, वो बोलेगा सर अच्छो असल बहुत अच्छा है। और उसके बाद मैंने खुद ही पूछा, मैंने कहा ये बहुत अच्छे शायर आप जानते हैं? नहीं जानता हूँ मैं, अगर यहाँ आया तो आर्टिस्ट है, कश्मीरी अपना भाई है, क्यों नहीं करेगा? प्रमोशन होनी चाहिए और ना। मेरे सामने उन्होंने, अभी मैं नाम नहीं लूंगी, और उन्होंने उस वक्त भी बहुत काम किया। उन्होंने उसी वक्त बोला कि आप जाएं और फलाने ऑफिसर के पास जाएं और उनको सुनाएं, अगर आप में काबिलियत होगी तो आपको काम मिलेगा। हालांकि ऑफिसर ने सिर्फ उसकी बात नहीं मानी, उन्होंने ये कहा कि आप जाएं, लेकिन उसने उसको एक पॉजिटिविटी तो दी ना। एसओपी ऑफिसर को तो पूरी फॉलो करनी है। हाँ, तो उन्होंने एक पॉजिटिव चीजें तो दी ना, क्योंकि देखिए कुर्सी वही रहती है, उसके ऊपर लोग आते हैं और जाते हैं।
बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, प्रमोट भी किया है काफी। ना? चाहे टूरिज्म को हम लेके चले, जो मेरे होते हुए जो मैंने देखा है, अगर वहाँ पे रॉबिन सिंह मेहता थे, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। फिर सुजन्य शर्मा जी आए, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। फिलहाल पिछले दिनों सुनैना मेहता जी थी, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। हाजनी सर थे, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया अकेडमी में। तो अभी मैम आए हैं, वो भी चीज़ें देख रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन कुछ चक्र भी ऐसे होते हैं जहाँ से आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। चलिए देखिए, अगर आप, मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि सोशल वर्क और कल्चर, इसमें कैसे सामंजस्य स्थापित होता है? सोशल वर्क आप करना चाहते हैं और कल्चर के सहारे करना चाहती हैं, देखिए मेरा कहाँ तक हेल्प मिलती है? हेल्प मिलती है। हेल्प देखिए, जो सोशली पूरी तरह से है, जैसे मैं गरीब लड़कियों की, मैं नहीं बोलूँगी, मेरी टीम, पूरी टीम। हाँ, मेरी टीम जो है वो सपोर्ट करती है। मैं हाल ही के भी पिछले दिनों बाहर थी, फिर भी जो बच्चे मैंने एजुकेशन के लिए अडॉप्ट किए हुए हैं, डोनर हूँ अच्छा। उनकी, तो जो लोग जुड़े हैं, कोई रामबन से जुड़ा है, कोई अच्छा। जम्मू से जुड़ा है, तो उन लोगों को जस्ट मेरे एक बोलने पे वो पे करते हैं और उनको पता है कि ये जेन्युइन काम है। पिछले दिनों कुछ घर थे जिनकी टीनें मैंने डलवाई हैं, कुछ अच्छा। बुजुर्ग थे जो लेंटर तो नहीं डलवा सकते, लेकिन बहुत जितना महंगा, अपने आप से बिल्कुल। कर सकती हूँ मैंने वो किया है। उसके बाद अपना जिस तरह से किसी के घर का कोई डोमेस्टिक केस हो, और मैंने बहुत सारे लड़के, मैं चैनल के माध्यम से आपके बोलना चाह रही हूँ कि महिलाओं के साथ गलत होता है, नो डाउट, लेकिन बहुत सारी महिलाएं अपने लॉ का मिसयूज करती हैं। तो मैंने पिछले दिनों कुछ ऐसे चंद लड़के हैं जो सिर्फ लड़कों को नहीं बचाया, शायद उनकी पूरी फैमिली को बचाया। तो वैसे केसेस, फिर उसके बाद जैसे बिश्ना का एक मेरा बड़ा केस जो है उजागर हुआ था, और वो केस तो बिश्ना का था, लेकिन वो आग जो है वो जम्मू तक लगी और उसको आज तक मैं भुगत रही हूँ। और उसमें उस वक्त एसपी रूरल कोतवाल सर हुआ करते थे, जो आजकल एसएसपी पहले कठुआ भी रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सेंसिटिव इशू को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया, और मुझे बहुत खुशी है कि आज चाहे मुझे कितनी भी थ्रेट्स मिलती हों, लेकिन मैंने उस वक्त एक 13 साल की बच्ची को बचाया, और वो केस भी काफ़ी देर चलता रहा। और उसमें मैंने और मेरे साथ एक और जर्नलिस्ट थी लड़की, हम लोगों ने जिस तरह से भी हमने वो काम किया, उस बात की खुशी आ लगी वो चीज़ें बहुत, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे कितनी चीज़ें हैं जो पब्लिकली होती जा रही हैं। हम कई बार बोलते हैं ये यूपी बिहार बन गया। तो कल्चर को अगर मैं उस सोशल के साथ जोड़ूं, तो वो सोशली हम कल्चर को लेके सिर्फ एक अवेयरनेस कर सकते हैं। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की लड़कियां, आजकल तो खैर सब खुशियां मनाते हैं, यहाँ हम करप्शन को लेके बात कर लें, या हम लोग अपना ये ड्रग्स को लेके बात कर लें, क्योंकि हमारा जम्मू का यूथ बिल्कुल ही बर्बाद हो रहा है, बिल्कुल बर्बाद हो रहा है। देखिए पहले क्या होता था, गली मोहल्ले के सीसीटीवी कैमरा ना वो मोहल्लेदार होते थे, वो पड़ोसी होते थे, और आजकल तो टेक्निकल ये जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लोग इनको भी नहीं मानते। आजकल तो किसी का बोलना एक लड़ाई की बात है कि तुमने मेरे बच्चे को बोल दिया, तुम पहले अपने जाके बच्चे को देखो। तो हमारा यूथ बर्बाद होता जा रहा है। तो मैं सोशल और कल्चर, जहाँ दोनों की ज़रूरत होती है अवेयरनेस के लिए, वहाँ दोनों को ही जोड़ लेती हूँ। और जहाँ अलग अलग बात होती है, जहाँ कोई उम्मीद के साथ मुझे कॉल करता है, इसलिए मेरा हमेशा कॉलिंग जो है वो ऑन रहती है, क्योंकि कई बार मैंने ऑफ रखा था और कुछ लोगों को बहुत दिक्कत आ गई फीमेल्स को। तो मैंने रात को बच्ची के साथ 1-1 बजे भी रोड से लेडीज़ को अपने घर लाया है। उन्हें कोशिश रहती है कि मोटिवेट करूँ, वो आगे पॉजिटिव सोचें, अपना काम करें, काउंसलिंग करने की कोशिश करती हूँ। जब मैंने एनजीओ स्टार्ट किया तो 40-45 बच्चे जो है वो फ्री सीखते थे। जो तवी के किनारे जाके डांस करते थे, उन्हें एक स्टूडियो दिया, उन्हें एक जगह दी, और फिर उन्हें बोला कि वेस्टर्न आप करें, लेकिन हमारी जो धरोहर, हमारी जो पहचान है वो हमारा कल्चर है, फोक कल्चर है, और अगर आप कल को अर्न करते हो तो आप यहीं से अर्न करोगे। और आज वो लोग अर्न कर रहे हैं, आज वो स्कूलों में कोरियोग्राफर्स भी हैं, वो अकेडमी के साथ भी काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बताएगा कौन? ये वही बताएगा जो चाहेगा कि हमारी स्टेट राइज करे, हमारी स्टेट वर्ल्ड वाइड राइज करे। तो मेरी वो एक कोशिश और एक प्रयास रहता है। उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही प्रयास और भी लोग करें, जिससे वाकई हमारा जो अस्तित्व है उसे सहेजने, उसे प्रचार और प्रसार देने में भी बहुत मदद मिले। आप एक्सएक्टिव स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी ऊर्जा सलाथिया जी से। उन्होंने कहा कि
हम एनजीओ तो चलाते हैं और वेस्टर्न डांस भी बच्चे सीखते हैं, परफॉर्म भी करते हैं, लेकिन हमारा जो ज़्यादा फोकल पॉइंट रहता है वो रहता है कि हमारा फोक भी इन्हीं मंचों से प्रमोट हो। ये हम सभी का कर्तव्य भी है। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।